मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और झोंपड़ी के दूसरी तरफ ले जाकर एक मटके से पानी पिलाया। वो जमीन पर बैठ गई। फिर अपने माता पिता को याद करके देर तक रोती रही। मैं उसके सर पर हाथ रखे उसे दिलासा देता रहा। जब उसकी तबीयत को कदरे सुकून आया तो हम मोटर कश्ती में आ गए। उसकी तलाशी ली, बक्स को खोल कर देखा। उस बक्स में सिवाय ऊट पटांग चीजों और मजदूरों के बही खातों के और कुछ न था। एक बक्स बाहर साहिल पर गिरा पड़ा था। उसे खोल कर देखा तो उसमें साफ सुथरी धोतियां, कुर्ते और 4 नई चप्पलें बरामद हुई। एक रुमाल में 2000 रुपए के करेंसी नोट लिपटे हुए थे। हमने ये चीजें एक गठरी में डालकर मोटर कश्ती में रख दी। अब वापस झोंपड़ी की तलाशी लेने आए। देखा कि पटेल की लाश बलसर गई थी और उस पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। सख्त बदबू आ रही थी। हमने झोंपड़ी में जाकर तलाशी ली, जहां दीवार के साथ आटे चावल की बोरियां, घी के कनस्तर वगैरह पड़े थे। एक बड़ी कीमती राइफल और गोलियों का बेल्ट दीवार से टंगा था। ये शायद पटेल की अपनी राइफल थी। कमबख्त इस कदर बुजदिल था कि उससे कोई काम न ले सका। हमने कपड़ों की गठरी भी वहीं पलंग के बिस्तर पर फेंक दी। लाश की बदबू अंदर आ रही थी। हमने बाहर आकर इधर उधर से खुश्क टहनियां, पत्ते और सूखे दरख्तों के गिरे पड़े टुकड़े एक कोने में जमा करके पटेल की लाश पर फेंके। फिर दूसरे आदमियों की लाशों को भी वहीं ढेर किया। कुछ और लकड़ियां और दरख्तों के कंधे लुढ़का कर लाशों पर डाले और आग लगा दी। सीधा इन लाशों को जलने दो, चलो हम वापस टीले पर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। वापस टीले पर आए तो बुढ़े मछेरे की लाश भी बदबू देने लगी थी। सीता के कहने पर हमने बूढ़े की लाश को दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दिया। झोंपड़ी के बाहर बैठकर हमने दिन का बचा हुआ खाना यानी मछली और जवार के आटे की रोटी खाई, पानी पिया। मैं दरख्तों वाले मोर्चे के साथ टेक लगाकर नींद दराज हो गया। सीधा झोंपड़ी के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। मुझे फौरन नींद आ गई। वो रात हमने टीले वाली झोंपड़ी में ही बसर की। दूसरे दिन हम पटेल के डेरे पर आए तो देखा कि लाशें जलकर स्याह हो चुकी हैं। हम अपनी राइफलें और दूसरी 4 बंदूकें भी उठाकर उसी झोंपड़ी में ले आए। जहां पटेल का शेव का सामान, तेल कंघी और खुशबूदार तेल और तौलिया भी था। एक ट्रंक में उसके कपड़े भी पड़े थे। मैंने सबसे पहले सेफ्टी रेजर से शेव बनाई, अपनी मूछें कैंची से काटी, फिर दरिया पर जाकर साबुन मलकर गुस्ल किया। अपने खाकी गंदे फटे पुराने कपड़े उतार कर सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहना। पाँव में पटेल की नई चप्पल डाली। इतने में सिधा भी नहा धोकर आ गई। उसने बालों में तेल डालकर उन्हें धोया था। मुझे देखते ही बोली, तुम तो बड़े सुंदर हो। मैंने कहा, तुम भी तो बहुत सुंदर हो, जंगल की देवी लग रही हो। वो बालों में पटेल की कंघी भी रही थी। नहाने धोने से उसका रंग निखर गया था। उसने भी सफेद धोती और कुर्ता पहन लिया। कुर्ते के लंबे बाजू उसने तैंची से कोहनियों के करीब से काट दिए। नीचे से कुर्ते का घेरा भी कमर तक काट कर अलग कर दिया। ये कुर्ता एक रेशमी शलोका सा बन गया। सीता ने बालों का जूड़ा बनाकर जंगल से उसमें गुलमहर का सुर्ख फूल तोड़कर लगा लिया। उसका रंग निखर कर ज्यादा आबनूसी हो गया था। वो काले जंगलों की काली देवी लग रही थी। उसने आग जलाकर केतली में चावल पकाए। मैं 2 जंगली मुर्ग मार कर ले आया। उस रोज हमने एक मुद्दत के बाद उम्दा किस्म की ग़िज़ा खाई और सो गए। दोपहर के बाद कहीं मेरी आंख खुली, देखा कि सिता वहां नहीं है। चौंक कर इधर उधर देखा, हर शय अपनी जगह पर थी। सीता की राइफल भी झोंपड़ी के बाहर दीवार से लगी थी। मेरी तसल्ली हो गई। इतने में सीता जंगल की तरफ से आती दिखाई दी। करीब आकर बोली, मेरे राजा पतिदेव रघु, हम अब यहीं रहेंगे। देखो यहाँ सब कुछ है। जंगली बेर मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। इस सारे जंगल को मैं जानती हूँ। उसने झोली मेरे आगे उलट दी। सब्ज मोटे मोटे बेर बड़े मीठे थे। हम बेर खाने लगे। सीधा कहने लगी, जहाँ खेल कूद कर मैंने अपना बचपन गुजारा है रघु, तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे ना? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर रहूंगा। लेकिन तुम भूल गई हो कि हम 12-13 आदमियों का खून कर चुके हैं। बहुत जल्द पटेल के रिश्तेदार उसकी तलाश में जहाँ आएंगे। हो सकता है उनके साथ पुलिस भी हो। मेरे साथ तुम भी पकड़ी जाओगी। सीधा एकदम चुप हो गई। फिर अपनी राइफल थाम कर बोली, रघु, हम उनका मुकाबला करेंगे। मुझे अब निशाना लगाना भी आ गया है। जहाँ कारतूस भी बहुत है। मैंने कहा, कहाँ तक मुकाबला करेंगे? बंबई की सारी पुलिस यहाँ आकर हमें घेरे में ले लेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? सीधा का चेहरा उदास हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, ये भी सोच लेंगे कि कहाँ जाना है। अभी ये बेर खाओ। सीधा से ज्यादा मुझे ये गम खाया जा रहा था कि इस लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगा। हकीकत ये है कि मुझे उस लड़की से थोड़ी सी मोहब्बत थी। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। अपने ससुराल वो वापस नहीं जा सकती थी। वो लोग उसे जरूर मार डालते। यहाँ वो अकेली नहीं रह सकती थी। मैं अपने साथ उसे कैसे ले जा सकता था? मेरा मिशन बेहद अहम था। मुझे डॉक्टर आफरीदी को भारतीय कैद से छुड़ाकर बंबई पहुंचाना था। जिस जंगल में डॉक्टर आफरीदी कैद था, मेरे अंदाजे के मुताबिक जहां से वो दरिया के ऊपर की जानिब 50-60 मील के फासले पर था। मैं इस मिशन में सीधा को साथ नहीं ले जा सकता था। मुझे ले जाना भी नहीं चाहिए था। आखिर वो एक भारतीय लड़की थी और मैं पाकिस्तानी मुसलमान जासूस। अगर उसे पता चल गया कि मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी एजेंट हूँ, तो उसके अंदर भारत माता का प्यार बेदार हो सकता था और वो मुझे गिरफ्तार करवा सकती थी। कम से कम मुझे इसी तरह सोचना चाहिए था। इस जंगल में पटेल के डेरे पर भी ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे। कुछ दिन गुजरने पर जब कस्बे में पटेल के घर बार वालों को उसकी खबर न मिली, तो ऐन मुमकिन है कि उसके बेटे पुलिस की गार्ड लेकर यहाँ पहुंच जाएं। मेरा जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। काफी सोच विचार के बाद मैंने यही फैसला किया कि सुधा को मैं बेजार मददगार छोड़कर नहीं जाऊंगा।
जहां तक मुमकिन हो सका उसे अपने साथ ही रखूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। पटेल के डेरे पर हमें 5वां दिन जा रहा था। अभी तक उसके घर वालों की तरफ से कोई भी उसकी तलाश में नहीं आया था। एक रोज सीधा दिन चढ़े जंगल से नारियल और बेर इकट्ठी करने चली तो मैंने झोंपड़ी वाले टीले पर जाकर दरिया की मगरबी समत का जायजा लिया कि कहीं कोई पुलिस पार्टी स्टीमर में नहीं आ रही। टीला चूंकि ऊंचा था, वहां से दरिया का किनारा शुमाल की समत दूर तक दिखाई देता था। सीधा अपने बेटे सांप को कलाई में लपेटे जंगल की तरफ और मैं टीले की तरफ चल पड़ा। टीले पर बुढ़े की झोंपड़ी के खपरेल एक तरफ झुके हुए थे। मैंने दरिया पर दूर तक नजर दौड़ाई। दरिया की सतह दिन की रोशनी में दूर तक खाली थी। पुलिस का कोई स्टीमर अपनी तरफ आता नजर न आया, लेकिन ये बात यकीनी थी कि पटेल एक सरमायादार आदमी था। उसका पीछे बाकायदा राब्ता था और उसके रिश्तेदार भाई बंद किसी भी रोज यहाँ पहुंच सकते थे। टीले पर बड़ी खुशगवार ठंडी हवा चल रही थी। मैं नारियल के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। सुबह के 8-9 बजे होंगे कि सिद्धा ने मुझे जवार की रोटी चटनी के साथ खिलाई। मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी थी। जी चाहा कि कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, चुनाचे मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरी राइफल, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पटेल की राइफल और गोलियों की पेटी मेरी गोद में पड़ी थी। मुझे नींद आ गई। कोई घंटा 1.5 घंटा तक सोता रहा। किसी चूंटी ने मेरी गर्दन पर काटा तो मेरी आंख खुल गई। मशरिक की तरफ से बादलों के टुकड़े आसमान पर बढ़ते चले आ रहे थे। मैंने जमाई ली और चूंटियों को उंगलियों से मसलता हुआ उठा और टीले से उतरने लगा। उतरने से पहले मैंने एक बार फिर दरिया के शुमाल की जानिब निगाह डाली। किसी स्टीमर या कश्ती का दूर दूर तक निशान नहीं था। खुदी हुई जमीन पर पटेल के गुंडों की लाशें गलने सड़ने लगी थीं और 2-4 गिद्ध जाने कहां से आकर लाशों को भंबोड़ रहे थे। मैं राइफल कांधे से लटकाए मजे मजे से टहलता पटेल के डेरे की तरफ जा रहा था। बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छा रहे थे। सूरज उनके पीछे छुप गया था और दरिया पर छांव आ गई थी। मैंने सोचा कि सीधा जंगल से नारियल इकट्ठी करके ले आई होगी। उसे कहूंगा कि आज नारियल के दूध वाली चाय बनाए। इस किस्म की चाय मैंने एक बार मद्रास में पी थी। जंगल के किनारे दरख्तों में से होता हुआ मैं डेरे पर आ गया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था। गहरे की दीवार के पास एक कच्ची मुंडेर ठह गई थी। जब मैं टीले की तरफ गया था तो ये मुंडेर बिल्कुल सालिम थी। मैंने सोचा शायद कोई गीदड़ डर कर घबराहट में भागते हुए इस कच्ची मुंडेर से टकरा गया हो। मुंडेर जमीन से बमुश्किल 2 फुट ऊंची थी और डेरे के अहाते के इर्द गिर्द बनी हुई थी। अचानक मुझे जमीन पर मुंडेर की गिरी हुई मिट्टी पर घोड़े के सुमों के गहरे निशान नजर आए। मुझे जैसे बिजली का करंट सा लगा और मैं छलांग लगाकर मुंडेर को फांद गया। राइफल मैंने अपने हाथों में मजबूती से थाम ली। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था। जहां भी घोड़ों के सुमों के निशान थे। मैं राइफल पकड़े लपक कर झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी, मगर इस आलम में थी कि वहां सिवाय खाली पलंग के और कुछ नहीं था। न रेशमी बिस्तर और न कपड़ों का बक्स, ना घी के कनस्तर और ना आटे चावल की बोरियां। मैं तेजी से बाहर निकल आया। समझ गया कि ये डाकुओं का कारनामा है, मगर अब मुझे सिद्धा की फिक्र थी। वो जंगल में गई थी। घास पर कुछ दूर तक घोड़ों के सुमों के निशान चले गए थे। आगे सुमों के निशान तो नहीं थे, मगर झाड़ियां घोड़ों के सुमों तले कुचली हुई थी। मैं बढ़ता चला गया। मैं दरख्तों की आड़ लेता कदम कदम आगे बढ़ रहा था। मैंने सिद्धा को आवाज दी, कोई जवाब न आया। दूसरी बार ज्यादा जोर से पुकारा। जंगल में सन्नाटा ही छाया रहा। मेरी कनपट्टियां तक झुड़कने लगी थी। अब महसूस हुआ कि मुझे सिद्धा की कितनी फिक्र हो गई थी। एक जगह जंगल में नारियल के दरख्तों का झुंड था और बेरी के जंगली दरख्त भी थे। सिद्धा उस जगह नारियल और बेर लेने आती थी। जहाँ घास इस तरह खुदी हुई थी जैसे घोड़े इधर उधर टापते रहे हों। जमीन पर गुलमहर का सुर्ख फूल पड़ा था। ये फूल सिद्धा अपने जूड़े में लगाती थी। मैंने फूल उठाया तो वो कुचला हुआ था। मैं फूल उठा ही रहा था कि मेरी नजर एक ऐसी शय पर पड़ी कि मेरा ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। ये सिद्धा के सांप बेटे की कटी हुई लाश थी। उसे तलवार या खंजर से 3 टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके कटे हुए जिस्म पर चूंटियां रेंग रही थी। मैंने सिद्धा के काले सांप बेटे को पहचान लिया था। सिद्धा का सांप बेटा हलाक कर दिया गया था। इसका मतलब था कि सिद्धा को डाकू अगवा करके ले गए। सांप ने हमला किया होगा और किसी डाकू ने तलवार का वार करके उसके टुकड़े कर डाले। जंगल आगे जाकर घना हो गया था और घोड़े के सुमों के निशान भी गायब हो गए थे। मैं डाकुओं की तलाश में दूर तक निकल गया था कि अचानक मुझे दूर से किसी मोटर स्टीमर के भोंपों की धीमी सी आवाज सुनाई दी। मेरे कदम वही रुक गए। दरिया में दूर से कोई स्टीमर चला रहा था। उस स्टीमर पर पटेल के रिश्तेदार और बेटे सवार होंगे और वो पुलिस को भी साथ लेकर आ रहे होंगे। अगर पुलिस साथ न भी हुई तब भी उनकी नफरी ज्यादा होगी। वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने की पूरी तैयारी करके आ रहे होंगे और मैं अकेला ज्यादा देर तक उनसे नबर्द आजमान नहीं हो सकता था। अब मैं सिद्धा को तो भूल गया और मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। मैं जितनी तेज दरख्तों में भाग सकता था झोंपड़ी की तरफ भागा। दरिया के किनारे जाकर शुमाल की तरफ नजर डाली तो दूर एक स्टीमर या मोटर लॉन्च चली आ रही थी। अभी वो काफी दूर थी। मैंने झोंपड़ी में आकर चप्पल उतार कर अपने पुराने जॉगिंग बूट पहने, जिस्म की गिर्द चादर लपेटी। मेरी सारी बंदूकें और 303 की दोनों राइफलें, कारतूस और गोलियां वगैरह डाकू अपने साथ ही ले गए थे। सिर्फ वही राइफल और गोलियां बची थीं जो मेरे पास थीं। यहाँ सब्जी और फल काटने वाली एक छुरी भी थी। मैंने उसे अपनी धोती में उड़स लिया।
और सीधा का दिया हुआ सांप का मनका अपनी जेब में रखिया। मैं एक बार फिर दरिया की तरफ आ गया। स्टीमर अब करीब आ गया था और उसके ऊपर लहराने वाला गुजरात पुलिस का नीला और गेरुए रंग का झंडा हवा में फड़फड़ाता नजर आ रहा था। मैं छलांग लगाकर पटेल की दरिया के किनारे मोटर कश्ती ने दिया। जीना उतरकर मिट्टी के तेल का कनस्तर लेकर उस तेल के इंजन के पास उलट दिया। फिर कपड़े के एक टुकड़े को आग लगाकर फेंका और बाहर निकलकर झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। मोटर कश्ती के इंजन ने आग पकड़ ली थी। उसमें से पहले धुआं और फिर आग के शोले बुलंद होने लगे। मैंने अपनी समत का तायुन शिमाल मगरिब की तरफ कर लिया था, क्योंकि उसी रुख पर बड़ौदा और अहमदाबाद के वस्ती जंगल में वो पुराना कलानुमा खंडर था जिसके ज़ेर ज़मीन लेबोरेटरी में मेरे साथी एजेंट अमजद के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदान बाउतर आफरीदी और उसकी नौजवान लड़की नौरीन तैद थी। नारियल के झुंड में सिन्हा के शाम बेटे की लाश अब चींटियों से पूरी तरह ढक गई थी। जहां पहुंचकर मुझे पीछे दरिया की तरफ से एक धमाका सुनाई दिया। यह पटेल की मोटर कश्ती के फटने का धमाका था। उसके साथ ही मोटर लॉन्च के भूं-भूं की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। मालूम हुआ कि पुलिस पार्टी दरिया के किनारे पहुंच चुकी थी। मैंने ज्यादा तेजी से भागना शुरू कर दिया। अब हर दूसरे कदम पर दरख्त मेरा रास्ता रोकते थे, लेकिन पीछे मेरी और मेरे मुस्तकबिल की मौत मेरे ताकुब में थी और आगे एक अहम तरीन मिशन मेरे इंतजार में था। मैं भागता चला गया। जंगल इस कदर घना था कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। खुदरों, झाड़ियां, दरख्तों की लटकती टहनियां और घुटनों तक घास कदम कदम पर मज़ाहमत कर रही थी। फिर भी मैं उन रुकावटों को अबूर करता जितनी तेज भाग सकता था भागा जा रहा था। गुजरात पुलिस की लॉन्चों के भोंपू की आवाज मेरा पीछा कर रही थी। पटेल की जिस मोटर लॉन्च को मैंने आग लगाई थी उसके धमाके बंद हो गए थे। ऐन मुमकिन था कि पटेल के अड्डे पर लाशों को देखकर पुलिस मेरी तलाश में जंगल में निकल खड़ी हो, मगर ये जंगल इस कदर घना और दुश्वार गुजार था कि अगर मैं उसके वस्त की जानिब मजीद आगे निकल जाता तो फिर पुलिस तो क्या, भारतीय फौज के जवान भी मेरा खोज नहीं लगा सकते थे। चुनाचे मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। इन जंगलों के नशिब फराज से वाकफियत और कुछ मेरा तजुर्बा, ज्यादातर जवानी का ताजा वलवला परवर खून और कौमी जज्बा मेरी हिम्मत बढ़ा रहा था। पटेल के डेरे से उठाई हुई कीमती राइफल गोलियों की पेटी के साथ ही मेरे कांधे से लटकी हुई थी। मेरा लिबास पटेल ही के संदूक से निकला हुआ धोती कुर्ता था। ऊपर मैंने चादर लपेट रखी थी। धोती में फल काटने वाली छुरी उड़स रखी थी। जेब में माचिस की डिब्बियां भी थी। पाँव में जॉगिंग शूज थे। रुपया पैसा मेरे पास था नहीं। सौराष्ट्र में सर्दी बहुत कम पड़ती है। चुनाचे मौसम सरमा में भी इन जंगलों में गर्मी और हब्स की कैफियत थी। मैंने चादर उतार कर एक जगह झाड़ियों में अच्छी तरह से छुपा दी। जब मैं जंगल में दाखिल हुआ था तो सूरज दरिया की संगत गुरूब हो चुका था और जंगल में शाम का अंधेरा बड़ी तेजी से उतरने लगा था। ये बात मेरे हक में जाती थी। दूसरी तरफ मुझे शेर और चीते और सांप बिच्छू का डर भी था। सांप के जहर पर काबू पाने के लिए तो मेरे पास उसका दरियाफ्त यानी मेरी हमदम, मेरी दोस्त और अब मेरी महबूबा सिधा का दिया हुआ सांप का मनका मौजूद था, लेकिन शेर, चीते और हाथी के बराह रास्त और अचानक हमले से बचाव मुश्किल था। अभी मैं पुलिस पार्टी से इतना करीब था कि किसी दरख्त पर बैठकर रात बसर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बस अल्लाह के नाम का विर्द करता, दिल में अपनी जिंदगी की दुआएं मांगता, दरख्तों और झाड़ियों से उलझता अंधेरे में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। संगत का तायुन मैंने खास अंदाजे से किया था। उस जंगल में मैं पहले भी सिधा के साथ सफर कर चुका था। मेरी मंजिल बंबई शहर थी, जो उस वक्त मुझे हजारों मील के फासले पर महसूस होता था। मुझे सौराष्ट्र की सरहद को पार करके महाराष्ट्र के प्रांत में दाखिल होना था। अकब में पुलिस पार्टी की लॉन्चों के भोंपुओं की आवाज अब नहीं आ रही थी। पीछे एक फायर की आवाज से जंगल गूंज उठा और दरख्तों के परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। ये 303 की राइफल का फायर था। शायद पुलिस मेरे ताकुब में चल पड़ी थी, या ऐसा भी हो सकता था कि ये फायर मुझे दहशत अदा करने के लिए दागा गया हो। इतना मुझे मालूम था कि गुजरात पुलिस के सूखे साखे सिपाहियों में इतना दमखम नहीं है कि वो रात के अंधेरे में इतने खतरनाक जंगल का रुख करें। ताहम मैं जरा सी भी गफलत नहीं करना चाहता था। मैं किसी जगह रुके बगैर आगे बढ़ता गया। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया और मैं भी थक गया तो एक जगह घास में छुपे हुए पत्थरों के पास बैठकर सस्ताने लगा। जब सांस कुछ ठीक हुआ तो अल्लाह का नाम लेकर फिर चल पड़ा। ये हिम्मत तलब दुश्वार गुजार सफर रात गए तक जारी रहा। अब मैं इतना थक चुका था कि एक कदम चलने की सकत न थी। प्यास भी लग रही थी। कोई नदी नाला अभी तक मुझे नहीं मिला था। मैं एक जगह बेदम होकर बैठ गया। लिबास भी कई जगह से फट गया था। राइफल और गोलियों की पेटी अपने सामने जमीन पर डाल दी और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ऐन उस वक्त जंगल किसी शेर की धाड़ से गूंज उठा। मैंने चौंक कर अंधेरे में जिधर से आवाज आई थी उधर गौर से देखा। तारीकी में भूतों की तरह इस्तादा देव कामत दरख्तों के हजूलों के सिवा और कुछ नहीं था। शेर की धाड़ करीब से बुलंद हुई थी। हो सकता है ये कोई आदमखोर शेर हो और उसे मेरी बू आ गई हो। मैंने राइफल उठाकर कांधे पर डाली और एक दरख्त पर चढ़कर उसके 2 शाखे पर बैठ गया। ये 2 शाखा जो जमीन से काफी बुलंद था, मेरे लिए ये एक मचान का काम दे रहा था। मैंने एक मोटी सी टहनी से टेक लगा ली। मच्छरों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये एक नई मुसीबत थी। बहरहाल मुझे इस मुसीबत का मुकाबला करना था। मैंने धोती उतार कर उसमें अपना सारा जिस्म लपेट लिया।